देखिए हमारे पास डिवाइस्ड हैं थ्रू आउट द कंट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, लेकिन उसके लिए सारे लोग एट अ टाइम नहीं जा सकते उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कोविड भी चल रहा है, हमें हॉस्पिटल को भी मैनेज करना है, पेशेंट्स को भी लुक आफ्टर करना है और एट द सेम टाइम अपना स्किल भी अपग्रेड करना है। सो ये एक फैसिलिटी एट डोर स्टेप हमें मिली है। मैं शुक्रिया करता हूँ अपने जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं डलू साहब, अपने प्रिंसिपल डॉक्टर सामिया रशीद से कि उन्होंने हमें एक मौका दिया, इतना ताउन किया कि हम ये मशीन बाहर से यहाँ लाएं और यहाँ इंस्टॉल करके इसका जो फ़ायदा है, ट्रेनिंग का फ़ायदा है, ये सबको दे दें। देखिए मेडिकल कॉलेज तो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो दैट इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ ए होस्ट, लेकिन जो इसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं वो सारे हॉस्पिटल्स के जो सर्जिकल फैटर्निटी है, जैसे लाल देद के डॉक्टर साहब हैं, जैसे बोन एंड जॉइंट के हैं, पीडियाट्रिक सर्जरी के हैं, यूरोलॉजी के हैं, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के हैं, कैंसर सर्जन्स हैं, या जो नए मेडिकल कॉलेजेस बने हैं उनकी जो सर्जिकल टीम्स हैं वहाँ भी हमने उनको बुलाया हुआ है। जीएमसी बारामूला से सर्जन्स आए हैं, जीएमसी अनंतनाग से आए हैं, स्किम्स मेडिकल कॉलेज बेमना से आए हैं, स्किम्स सोवरा से उनको भी हमने इनवाइट किया हुआ, क्योंकि अभी ये चल ही रहा है प्रोग्राम, ये कल तक चलेगा। सो गायनेकोलॉजिस्ट को भी हमने बुलाया है इसमें। तो सबको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिल रही है। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है कि ये नई मशीन है, हमने सिर्फ इसकी फ़ोटो देखी थी, हमने इसको सिर्फ इंटरनेट पे देखा था, लेकिन इसकी वर्किंग और इसकी जो टेक्निकलिटीज़ है हमें उसका ज़्यादा इल्म नहीं था। अब जो हम में से कुछ खुशकिस्मत हैं जो बाहर गए हैं, जिनको कुछ एक्सपोजर मिला है इसमें, बट उनका नंबर बहुत कम था। जैसे देखिए ये जो हमने जो बेसिक सर्जिकल ट्रेनिंग जो शुरू होती है ना, वो मैनुअल से ही शुरू होती है। अगर मैं नया सर्जरी में आया हूँ एज रेजिडेंट, पहले मैं अपने स्टूडेंट को सिखाऊंगा ओपन सर्जरी कैसे करनी है, नाइफ कैसे होल्ड करनी है, इंस्ट्रूमेंट कैसे होल्ड करनी है, और जो ह्यूमन बॉडी के टिश्यूज़ हैं उनका कैसे रिस्पेक्ट करना है, डिसेक्शन कैसे करना है। वो तो बेसिक्स किसी भी टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं होती हैं। अब वही बेसिक्स हम अप्लाई करते हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। जैसे ओपन के बाद फिर यहाँ लेप्रोस्कोपी आ गई, जिसमें आप हाथ अंदर एब्डोमेन में तो नहीं डालते हैं, आप हैंड इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, लेकिन अपने हाथ में होल्ड करके अपने हाथों से मूवमेंट करके डिसेक्शन करते हैं। लेकिन उसमें लिमिटेशंस हैं, क्योंकि हैंड मूवमेंट्स जब हम करते हैं हमारी रेंज ऑफ मूवमेंट्स लिमिटेड रहती है। कई एरियाज़ हैं बॉडी में जिनको हम बोलते हैं इनएक्सेसिबल एरियाज, जहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँच सकता, जहाँ हमारा ये नहीं पहुँच, क्योंकि कई नैरो एरियाज़ में हमको स्टिचिंग करनी होती है। स्टिचिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सर्जरी का। स्टिचिंग मेटिकुलस होनी चाहिए, ड्यूरेबल होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए। तो वो उन जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए रोबोट ने बड़ा फ़ायदा दिया है, क्योंकि रोबोटिक आर्म जो है ये पूरा 360 डिग्री घूमती है, क्योंकि इसका रेंज ऑफ मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन हैंड। सो नेचुरली जो ये इनएक्सेसिबल डिफ़िकल्ट एरियाज़ जो बॉडी के हैं वहाँ ये बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। और बहुत सारी सर्जरीज़ हैं, चाहे कैंसर सर्जरीज़ हों या और कोई गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज़ हों, उन सर्जरीज़ के लिए ये एक बून है, क्योंकि इसके रिज़ल्ट्स जब आप अच्छी तरह जो आप इमेज आप बनती है बॉडी की, वो कैमरा से आती है और मॉनिटर पे जाती है और वो मैग्नीफाई होती है। मान लीजिए छोटी सी सुई आपको बड़ी सी रॉड जैसी दिखेगी कैमरा पे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आपके विद एज आँखों की भी विजुअल एक्यूटी कम हो गई है, लेकिन फिर भी आप अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटी इमेज जो है ये एनलार्ज हो गई है। सो आप मान लीजिए आप एक रॉड को हैंडल कर रहे हैं, ना कि एक नीडल को हैंडल कर रहे हैं। तो इससे फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि देखिए हमारे जो ट्रेंड सर्जन्स हैं जिनकी वास्ट एक्सपीरियंस है, हम उनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। वो एक एज ग्रुप में आए हैं जब वो शायद लिमिटेशंस रहेंगी बिकॉज ऑफ ट्रेमर्स, बिकॉज ऑफ मसल टोन कम हो जाता है, लेकिन ये मशीन जो है ये वो चीज़ें मास्क कर लेती है। तो
अगर सर्जन को थोड़ा बहुत ट्रेमर भी है या मसल फटीग होता है, इसमें वो मिनिमाइज़ हो जाता है। तो अब देखिए फ़ायदा क्या है, उसकी एक्सपीरियंस हमें आई काम रोबोट के ज़रिए। एक तो हमें एक्सपीरियंस आदमी रोबोट चला रहा है, उसकी जो 30 साल की 40 साल की एक्सपीरियंस है वो रिफ्लेक्ट होती है, ट्रांसलेट होती है पेशेंट केयर में, और पेशेंट को कितना फ़ायदा मिल रहा है। ये नहीं है कि जो नया यंग मस्कुलर आदमी है खाली वही ये चला सकता है। पीपल फ्रॉम ऑल एज ग्रुप्स जो फिज़िकली हेल्दी हैं, who have enough experience in surgery, वो इसको हैंडल कर सकते हैं। देखिए जो वर्ल्ड लिटरेचर का डाटा है उसमें ये है कि एज इज़ नॉट ए लिमिटिंग फैक्टर। अगर आप 60 भी हैं, 62 भी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाहर तो 65-70 ईयर ओल्ड सर्जन्स विद वास्ट एक्सपीरियंस रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए सर्जन कुर्सी पे बैठा हुआ है कंसोल में, और इसके हाथ में क्या है, 2 जॉयस्टिक्स हैं। वो बीच एक अपने अंगूठे और उंगली में फिक्स करके उनको सिर्फ मूवमेंट कर रहा है, और कंप्यूटर रीड करता है इसकी मूवमेंट। अगर ये मूवमेंट गलत जा रही है वो इसको होल्ड करेगा, गाइड भी करता है ये। तो उसमें देखिए आप प्रेसिजन कितना है। जिसने वो इतनी ओपन सर्जरी 30 साल की हो या लेप्रोस्कोपी में 20-25 साल की हो, अगर उसको आप बोलेंगे रोबोटिक करने के लिए, दैट विल बी ए बेनिफिट टू द सोसाइटी। देखिए कॉस्ट तो वेरी करता है मशीन का, क्योंकि डिपेंड है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मशीन खाली एज मशीन नहीं आती है, इसके साथ रोबोटिक आर्म्स आते हैं। रोबोटिक आर्म्स के अंदर हैंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और वेयर एंड टेयर आइटम्स जो है वो हैंड इंस्ट्रूमेंट है, और जो कंज्यूमेबल्स इनमें लगते हैं। रनिंग कॉस्ट इनका हैंड इंस्ट्रूमेंट और कंज्यूमेबल। एक बार आपने मशीन लाई, दैट इज़ इंस्टॉल्ड इन एन इंस्टीट्यूशन, उसमें कोई प्रॉब्लम, वो तो इनिशियल कॉस्ट है। लेकिन जो रनिंग कॉस्ट है उसको मेंटेन करने के लिए कोई रनिंग बजट होना चाहिए। इसका जो कॉस्ट है वो वेरी करता है। इट इज़ फ्रॉम 20 to 25 करोड़। उसमें ये है कि यू कैन हैव हैंड इंस्ट्रूमेंट्स, डिस्पोजेबल्स, जो लगभग 200 सर्जरीज में लास्ट करेगा। देखिए जो रोबोट्स हैं, रोबोट्स एक मशीन है जो मुख्तलिफ काम करते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं, वो कार मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं या स्क्रबिंग में यूज़ होते हैं। ये इसको हम बोलते हैं सर्जिकल रोबोट। तो सर्जिकल रोबोट क्या है, ये सर्जरी में सर्जन को हेल्प करता है। ये बजाते खुद सर्जरी नहीं कर सकता है, इसके पीछे एक कंट्रोल होता है। कंट्रोल सर्जन का ही होता है, जो जिसने रिक्वायर्ड ट्रेनिंग जो इसमें है वो ली होती है, इसकी एक्सपीरियंस हुई होती है, तो वही इसको मैनिपुलेट करता है, डायरेक्शन देता है कैसे सर्जरी करनी है। अब इसकी एडवांटेज ये है कि जो ह्यूमन बॉडी में जो लिमिटेशंस हैं मूवमेंट्स की या प्रेसिजन की, वो इसमें मास्क हो जाती है। वो प्रेसिजन जो है वो शार्प प्रेसिजन इसमें आ जाता है कि टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है, कंप्यूटराइज्ड मशीन, जो उन चीज़ों में वो जो लिमिटेशंस हैं वो इसमें ख़त्म किए गए हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा हाथ है, अगर मैं इसको मूव करूँगा मैं यहाँ से इधर तक मूव कर सकता, इसके बियॉन्ड नहीं मैं ले सकता। फिर मुझे यहाँ ये एल्बो भी ये करना है, अपनी बॉडी भी टिल्ट करनी है, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में मैं ऐसे लूँगा तो मैं इधर ही तक ले सकता हूँ, तो लिमिटेशन आ गया ना। अब इसमें देखिए आप, ये जो इसका हैंड इंस्ट्रूमेंट है, ये देखिए ये पूरा 360 टर्न होता है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, ठीक। ये तो यहाँ भी बेंड होता है और अंदर भी बेंड होता है। ये देखिए, ये दूसरी मूवमेंट, 3 डबल मूवमेंट्स, एक ये, दूसरी ये। सो इससे क्या फ़ायदा है, जैसे ये जगह है जहाँ मुझे ऑपरेट करना है, यहाँ मुझे सूचरिंग भी करनी है, डिसेक्शन भी करना है। अगर मैं अपने हाथ से करता हूँ, मेरा हाथ पहले ये जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, तो काम करने का फील्ड कम हो जाएगा। अगर मैं इससे करता हूँ तो इससे करने से ये हो गया, इस छोटी सी कैविटी में मैं सूचरिंग भी कर सकता हूँ, डिसेक्शन भी कर सकता हूँ, हैं।
और ये जो ये कैविटी है ये इस पे रिफ्लेक्ट हो रही है, मैग्नीफाई हो रही है। ये 2 डायमेंशनल व्यू है और उस कंसोल में 3 डायमेंशनल व्यू है। 3 डायमेंशनली जब मैं किसी चीज़ को देखता हूँ, उसकी हाइट, उसकी विड्थ और उसकी थिकनेस, तो मेरा प्रेसिजन, सर्जिकल क्वालिटी डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी। और अगर ये इम्प्रूव होती है तो इसका फ़ायदा किसको मिलता है? पेशेंट को। सो इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट्स। कुछ सर्जरीज ऐसी हैं जहाँ ह्यूमन लिमिटेशंस होती हैं और रोबोट इन सर्जरीज को ओवरकम करता है। इसलिए एंड रिज़ल्ट जो होता है वो पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद रहता है। अगर मेरा कोई अपना पेशेंट होगा, मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि इसको बेस्ट गैजेट से ऑपरेट किया जाए, इसको बेस्ट सेंटर में ऑपरेट किया जाए। अब देखिए ये जो है ये कंसोल है सर्जन का। सर्जन यहाँ बैठा हुआ है, इसकी हैंड मूवमेंट्स आप देखिए, हैंड मूवमेंट्स यहाँ से हो रही हैं और नीचे फुट कंट्रोल है। फुट कंट्रोल, दोनों हैंड मूवमेंट्स और फुट कंट्रोल से ये इस मशीन को करता है। अब देखिए यहाँ सर्जन मूवमेंट्स कर रहा है तो ये इंस्ट्रूमेंट मूव हो रहा है, मतलब इसका कंट्रोल जो है इस सर्जन के पास है और ये जो है इंस्ट्रूमेंट्स ये पेशेंट के अंदर है। सो पेशेंट की सर्जरी का जो कंट्रोल है वो सर्जन के पास है। इसको बोलते हैं कंसोल, रोबोटिक कंसोल। और ये जो है ये रोबोटिक आर्म्स है। इसमें देखिए एक आर्म है, ये भी मूव हो रही है, ये दूसरी आर्म है, तीसरी है, चौथी। सो ऑल हैव ए डिफरेंट फंक्शन टू परफॉर्म। इसमें हम कैमरा रखते हैं जिस अंदर की इमेज स्क्रीन पे आती है, जैसे उसमें स्क्रीन में आ रही है और यहाँ भी सर्जन को इमेज आ रही है। अब इस इमेज और इस इमेज में ये फ़र्क है कि ये 3 डायमेंशनल है, इसमें डेप्थ भी इसको मिल रही है और इसमें 2 डायमेंशनल इमेज आ रही है। ये जो 3 यूनिट हैं ये सब इंटरकनेक्टेड है, मतलब कंट्रोल मैकेनिज्म वहाँ है लेकिन सब इंटरकनेक्टेड है। इसमें ये है कि ये देखिए ये ब्लू केबल जो है ना यहाँ पे, ये ब्लू केबल से ये हो रही है कनेक्ट, तीनों यूनिट। अगर सर्जन चाहेगा, सर्जन वहाँ पे भी बैठ सकता है, थिएटर यहाँ है, वहाँ से ऑपरेट कर सकता है। दूसरी बात ये है, जब कोई लेंथी सर्जरी चल रही हो, एट ए स्ट्रेच ऑपरेट करने से सर्जन का फटीग हो जाता है, वो थक भी सकता है, लिमिटेशंस है। सो इन बिटवीन ही कैन स्टॉप एंड टेक रेस्ट ऑल्सो, ठीक है। उसमें उस वक्त जब ये मशीन बंद हो जाती है ना, उस वक्त जब सर्जन इसमें से हाथ निकालता है, देखिए ये जब सर्जन इसमें अपना हेड अंदर रखता है तो ये मशीन एक्टिवेट हो जाती है। जो ही ये हेड इसने बाहर निकाला तो ये इनएक्टिवेट हो जाएगी, मतलब कोई भी हार्म नहीं हिलेगी कुछ। सो ही कैन इन बिटवीन पॉज द सर्जरी, और सपोज ही इज इन अ डिफिकल्ट एरिया वेयर ही नीड्स टू रीलुक हिज फील्ड, वो उसको टाइम मिलता है रीऑर्गेनाइज करने को अपने के लिए। सो अल्टीमेटली जो बेनिफिट है वो पेशेंट को ही मिलता है। और ये टेक्नोलॉजी जो है ये इस टाइम इवॉल्व हो गई है थ्रू आउट द वर्ल्ड। जैसे इंडिया में है, इंडिया में इस टाइम 26 रोबोट्स हैं इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द कंट्री। दिल्ली में 12 हैं। अब अगर हमारे पेशेंट को, मुझे जाना है रोबोटिक सर्जरी करने के लिए, या तो मुझे साउथ जाना है या ईस्ट जाना है या मुंबई जाना है या दिल्ली में जाना है, और दिल्ली में फिर मुझे वहाँ स्लॉट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बड़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं उसमें। तो वो ओवरकम करने के लिए हमारी ये कोशिश है कि ये मशीन यहाँ आ जाए, ताकि इसका जो बेनिफिट है वो हमारी जो कॉमन मैन है उसको मिले। क्योंकि आपको पता है हम फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं हैं, हम सारे बिजनेस क्लास के नहीं हैं, हम एवरेज बिलो एवरेज सोसाइटी है, और हम इतना ये अपने पेशेंट्स के लिए इतना एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएंगे।